forensic accounting, and fraud detection, and concurrent audit of bank. Immediate past chairperson of the Women Empowerment Committee of Raipur branch of ICAI, and also holds the achievement of being the youngest chairperson of this committee. Have had exposure in a wide array of professional areas, including audit, income tax, as erstwhile service tax, GST, company maintenance, and litigation. Currently specializing in corporate compliance and GST. Has been a faculty of Udemy course named Practical Approach to Corporate Compliance, which has uh, been made a professionals and uh, articles looking to gain a hand-on knowledge of company feeling, engaged in creating professional content on YouTube, and author for many articles published, newsletters, and on reputed websites like Tax Guru. Thank you. मैं हमारे सभी प्रतिभागियों को, अतिथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये महत्वपूर्ण वर्कशॉप जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में महाविद्यालय में संचालित है, इसमें हमारे महाविद्यालय के सभी कर्मचारी जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं और इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के एवं अन्य संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय अतिथि मैडम जो आज की प्रमुख वक्ता हैं वो इन सभी को ध्यान में रखकर अपना वक्तव्य आज रखेंगी। और मैं एक दो बातें सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी धोखे से भी अपना स्लाइड शेयर ना करें। कई बार कल भी देखने में आया था कि कुछ लोगों ने अपना स्लाइड शेयर करने लग जाते हैं गलती से, जिससे कि व्यवधान उत्पन्न होता है। सभी अपनी ओर से अपने ऑडियो वीडियो बंद रखें। वीडियो आप चालू रख सकते हैं, ऑडियो अनिवार्य रूप से बंद रखें। जब आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का, क्योंकि जैसे ही मैडम का वक्तव्य समाप्त होगा क्वेश्चन आवर होगा जिसमें आप सभी अपनी आशंकाएं जाहिर कर सकते हैं और निश्चित रूप से मैडम उन सबका समाधान अक्सर सामने प्रस्तुत करेंगी। तो मैं पूरे सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ सीए श्वेता जैन मैडम को अपने वक्तव्य के साथ। मैडम आप अपना उद्बोधन शुरू करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। हाँ मैम आ रही है। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का एक पार्ट बनाया। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कमला देवी राठी कॉलेज की तरफ से, जो फैकल्टी डेवलपमेंट के रूप में इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रही है और ना कि अपने कॉलेज को बल्कि बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने का जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा है। इसके साथ मुझे एक बात मैं छोटी सी अपनी और शेयर करूंगी बिफोर आई स्टार्ट माय सेमिनार। मेरा एक सपना था बचपन में टीचर बनने का। ये नहीं सोचा था कि टीचर्स के सामने कभी लेक्चर दूंगी। आज सुबह भी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मेरे हाथ लिटरली कहाँ पर है कि मैं अपने टीचर्स के सामने मैं कुछ लेक्चर देने वाली हूँ। सो आप मेरी सारी गलतियों को माफ करेंगे और बच्चा समझ के मेरे सेमिनार को अटेंड करेंगे।
आप टीचर्स का फीडबैक मैं आखिरी में बिल्कुल चाहूंगी, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, और होपफुली आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही एजुकेशनल रहेगा, बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स आएंगे। सर की तरफ से तो मैंने सुन लिया कि आप अपने माइक्स ऑफ रखेंगे, बट मैं सॉरी, मेरी आवाज़ कम आ रही है, मोनिका मैडम कह रही है। क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है सर? मैम हमको तो ठीक है, हो सकता है उनका कुछ नेटवर्क इशू हो। ओके ओके, अभी आपको क्लियर है। ओके ओके फाइन। मोनिका मैम, आप अपना थोड़ा वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर लीजिए। सो जैसे कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में हरियाली बना के रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं चैट पढ़ते रहूंगी, मुझे लगेगा कि आप सब सुन रहे हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट है। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है इनकम अंडर हेड सैलरी। तो जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाली, जी अपना आप सभी वॉइस बहुत लो आ रहा है। मैम हम लोगों को तो एकदम क्लियर है उनका साउंड, हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का हो, देख लीजिए एक बार साउंड का। ओके, कृष्ण जी बोल रहे हैं कि आवाज ठीक है। जिनको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन वगैरह एडजस्ट कीजिए, शायद आप लोगों को ठीक आए। तो हम आगे बढ़ते हैं, होपफुली अब आप लोगों को मैडम प्रॉब्लम। की आवाज बहुत सही आ रही है। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा जिनके में आवाज कम आ रहा है, निश्चित तौर पर उसके नेटवर्क संबंधी इशू होगा। थोड़ा सा आप सिचुएशन चेंज करके बैठेगा तो आपको भी मैडम की आवाज पूरी तरह से अच्छे ढंग से समझ में आएगी। थैंक यू मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। फिर से कोई ज्वाइन बात नहीं करने से रमेश जी, आवाज थैंक यू। क्लियर आने लगती है। जी 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 रश्मि मैम, थैंक यू। ओके कमल जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं तो अब आप लोगों के चैट में मैं चाहूंगी एक गेस करिए कि हमारा जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है इंडिया, उसमें से आप लोगों को क्या लगता है कितना परसेंट जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो सैलरीड कैटेगरी में आता है? जो भी परसेंटेज आपको समझ में आए, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, जो आपको समझ में आए चैट में डालिए। मैम अराउंड 3%। 3%, ठीक है मैडम, आप चैट में डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। कृपया माइक्रोफोन का यूज ना करें, सिर्फ चैट में डालिए ताकि चैट में लोग भी सब पढ़ते रहे। और गेस कीजिए, 3% तो नहीं है, 3 से काफी ज्यादा है। – 50% बोल रहे रश्मि जी। और एक दो गेस कीजिए, शर्मा मैडम आप भी डालिए। 15%, 40%। जय जी बोल रहे हैं 10 से 12%। तुलसी जी बोल रहे हैं 15%। श्रुति 40%। वैष्णवी जी 20%। 37%। बाप रे, एकदम प्रिसाइज गेस वर्क आया है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स करीबन 22% लोग जो है वो सैलरीड क्लास है। हमारी जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसमें से 22% जो है सैलरीड क्लास है। और आप लोगों को जान के ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि उसमें से सिर्फ 1% लोग, सिर्फ 1% लोग जो है वो टैक्स एक्चुअल में पे करते हैं, यानी कि उनकी इनकम लाख सालाना से ऊपर है। और हम सभी ये सोचते हैं, सभी लोग, मतलब सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हम सब लोग ये सोचते हैं कि सैलरीड क्लास जो होती है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, उनकी पूरी की पूरी इनकम जो होती है वो एक नंबर की इनकम होती है, वो कहीं लुका छुपाई नहीं कर सकते, उनको बेचारों को तो टैक्स देना ही पड़ता है, कहीं से बच ही नहीं सकते। बट मैं आपको सही बता रही हूँ, जो सैलरीड क्लास पीपल जो है उसको गवर्नमेंट ने इतने अलाउंसेस, इतने डिडक्शंस, इतने एग्जेम्पशंस दे के रखे हैं कि उनकी एक्चुअल में जब आप इफेक्टिवली देखेंगे तो उन के बाद जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है सिर्फ उसी पे थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। तो आइए हम इसी चीज को और अच्छे से जानते हैं, ताकि आप जब अपना नेक्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भर सके तो आप ये ना सोचे कि आप गलत टैक्स दे रहे हैं या आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। जितना बनता है आप उतना ही टैक्स देंगे। मेरी स्लाइड आप लोगों को सबको दिख रही है? लाली मैडम, शर्मा मैडम? जी नहीं।
अभी अभी शेयर नहीं हुई है मैम, शेयर करेंगे तो फिर। ओके, अब दिख रही है मैडम? अब आ गई मैम, आ गई। ओके, चलिए। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इस वर्कशॉप का, कल आपके साथ में विजय जी ने डिस्कस किया होगा, एक बर्ड्स आई व्यू लिया होगा कि इनकम टैक्स में आप कैसे कैसे कौन से इनकम को ट्रीट करते हैं। आज हम एक स्पेसिफिक इनकम की बात करेंगे जो कि है इनकम अंडर हेड। टेक्निकली ये सेक्शन 15 से 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है। ये अभी आप देखेंगे कि मेरा स्लाइड जो है वो हैप्पी फेज से अचानक से सैड फेज में आ गया। यहाँ पे ये बंदा बहुत ही खुश था, अचानक से वो बहुत ही सैड और क्वेश्चन हो गया। क्यों? यहाँ उसे सैलरी मिल रही थी, तब तक तो बहुत खुश हुआ, जैसी साल में आखिरी में सैलरी इकट्ठी हो गई, अब बेचारा परेशान हो गया कि कहाँ पे टैक्स दूं, कहाँ पे टैक्स नहीं दूं। तो कोई बात नहीं, आज इन्हीं क्वेश्चंस का हम समाधान निकालेंगे। इस पूरे डिस्कशन में आप मुझसे क्या चीजों की उम्मीद, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेती हूँ। टर्म सैलरी क्या होता है वो डिस्कस करूंगी, कुछ अलाउंसेस, कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस जो आपके सैलरी से रिलेटेड है उन पे डिस्कशन किया जाएगा। फिर शर्मा मैडम ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था कल, तो उस पे एक रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, उसे डिस्कस करेंगे। और फिर आखिरी में परक्विजिट्स पे बात करेंगे। ये टॉपिक्स जो है वो मैंने अपनी समझ के हिसाब से प्रायोरिटी वाइज सेट किया है, होपफुली आप लोगों को ये संतुष्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले है सैलरी की तरफ। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे प्लीज बताइएगा। सैलरी फर्स्ट हेड जो हमारा इनकम टैक्स में चार्जेबल होता है सैलरी। जब भी आप अपने आईटीआर का कंप्यूटेशन देखते हैं सबसे पहले दिखता है इनकम अंडर हेड सैलरीज। ठीक है, अब इस हेड में कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो आएगा। सपोज करते हैं शर्मा मैडम ने बताया राठी कॉलेज में सभी अपने फैकल्टीज को मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं सोच रही हूँ एक 15,000 की साड़ी लेती हूँ, बट थोड़े से पैसे कम, तो देखती हूँ ले पाती हूँ कि नहीं। तो सभी इनके फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, अरे शर्मा मैडम तो बड़ी अच्छी है, उनको पैसे चाहिए साड़ी खरीदने के लिए, चलो हम एक काम करते हैं, 100 150 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, मैम का काम हो जाएगा। मैम इतनी अच्छी तरीके से इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवा रही है, उनको हमारी तरफ से थैंक यू गिफ्ट हो जाएगा। तो क्या ये ट्रांजैक्शन आपके हिसाब से सैलरी का पार्ट बनेगा शर्मा मैडम के? तभी बताइए, क्या ये सैलरी का पार्ट बनेगा? नीचे में यस या नो चार्ट में। नो, श्रुति जी बोल रही नो, दीक्षा मैडम, त्रिलोक जी, पूजा जी, रश्मि, सब नो बोल रहे हैं, सब नो बोल रहे हैं। क्यों? आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि ये नो होगा? अच्छा चलिए इस पे एक और बार डिस्कशन करेंगे। एक बात बताइए कि प्रिंसिपल मैडम ने भी उस पे एक कंट्रीब्यूशन किया, 2,000 रुपया प्रिंसिपल मैडम ने उसमें कॉन्ट्री किया। क्या अब वो 2,000 रुपये मैम की सैलरी का पार्ट बनेगा? ये क्या वो 2,000 रुपये जो प्रिंसिपल मैडम ने दिया, क्या वो उसका उनके सैलरी का पार्ट बनेगा? सब कह रहे हैं नो 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 नो। त्रिलोक जी, तुलसी जी, भूमिका जी, नो। ठीक है, अब कमला देवी राठी कॉलेज के बैंक अकाउंट से भी 2,000 रुपए शर्मा मैडम के अकाउंट में आए, अब क्या वो पार्ट बनेगा? जी यस मैम बनेगा। अब बोले लोग हाँ यस, जय जी। 2,000 रुपए हो सकता है मैम के कॉलेज से जा रहा भी होगा। शर्मा मैडम भी बोली। आप सब ने इस चीज को समझा कि यहाँ पे क्यों हमारा जो है वो सैलरी का पार्ट बनेगा और क्यों पहले नहीं बना। आप लोगों को इस चीज में समझ में आया कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे सैलरी की बात की जाएगी, वरना सैलरी की बात नहीं की जाएगी। तो जब हम सब मिल के शर्मा मैडम के लिए कॉन्ट्री कर रहे थे तो हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं था, तो वहां पे हमने कोई सैलरी की बात नहीं की। मैडम ने भी कॉन्ट्री कर दिया तो भी शर्मा मैडम के सैलरी का पार्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल मैडम एक्चुअल में एज एन इंडिविजुअल शर्मा मैडम के लिए एम्प्लॉयर नहीं है, बट जैसे ही कमला देवी राठी कॉलेज के बैंक अकाउंट से पैसे आए, आप लोगों सब ने बोला कि हाँ अब तो सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कमला देवी राठी कॉलेज जो है वो एम्प्लॉयर है और शर्मा मैडम एम्प्लॉय है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पे कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट होता है और एम्प्लॉय ने कोई सर्विसेज दी है, सिर्फ तभी उनका है वो टैक्सेबल क्रिएट होगा। अब इतने देर से ठीक है, सैलरी तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कौन सा इनकम सैलरी बनेगा उस पे बात करते हैं। तो जो भी इनकम हमारी आज की डेट में हम ड्यू हुई है, चाहे वो हमें रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, वो इस इनकम का पार्ट बनेगा। मतलब कि आज जुलाई में मैं खड़ी हूँ, 31 जुलाई की डेट पे मुझे सैलरी जो है वो ड्यू हो जाएगी। मेरा मंथ कंप्लीट हो गया, मेरा सर्विसेज मैंने दे दी, को मेरी इनकम जो है वो ड्यू हो जाएगी। तो अगस्त में जब वो मुझे पैसे मिलेंगे तो क्या वो अगस्त के पैसे कहलाएंगे? जी नहीं, वो हमेशा कहलाएंगे कि मुझे जुलाई की सैलरी मिले। तो जब भी वो पैसे ड्यू होते हैं वो तभी की इनकम होती है, ना कि जब वो रिसीव हुआ हो। तो जब पैसे ड्यू हुए, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, वो इनकम अंडर हेड सैलरीज में आ जाएगा। साल भर तो ठीक है, सब चलता है, लेकिन जब मार्च के महीने की बात आती है, 31 मार्च को आपका पेमेंट ड्यू हुआ, पैसा मिलते मिलते 5 अप्रैल 6, तो वो इनकम कब की पार्ट बनेगी? क्या वो मार्च का बनेगा या वो अप्रैल का बनेगा? ऑफ कोर्स वो इस सेक्शन के हिसाब से आपका मार्च का पार्ट बनेगा। सब अग्री कर रहे हैं ना? जी जी जय जी, बिल्कुल मार्च का ही सैलरी का वो पार्ट बनेगा। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मुझे पैसे एडवांस में मिल गए, मैं एक टूर में जाने वाली थी, 2 लाख का खर्चा आने वाला था, 1,60 मैंने इकट्ठे करके रखे थे, सेविंग्स करके रखी थी, 40,000 कम पड़ रहे थे, मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला 40,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च का महीना था, एडवांस में मुझे 40,000 रुपये मिल गए। तो वो इनकम क्या इस साल की इनकम है मेरी, या वो मेरी अगले साल की इनकम है? वो इनकम इस साल मिली है, चाहे वो ड्यू हुई हो या नहीं हुई हो, बट एडवांस में मिल गई है, तो वो भी मेरे इसी साल की सैलरी का पार्ट बनेंगे। एज पर प्रूडेंस लॉ कह लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपको पैसा आज मिला या नहीं मिला, ड्यू हो गया तो ले लीजिए, पैसा आज मिल गया तो भी ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि आपका जो पैसा था वो मार्च का था, पिछली बार लॉकडाउन हो गया, सब बिजनेस की हालत खराब, तो जो पैसा है वो मिलते मिलते जुलाई हो गया। अब वो मार्च का पैसा था, उस साल मिला नहीं, अब मिला है, तो क्या आप इस साल लेंगे? वैसे टेक्निकली अगर बात करूं तो पॉइंट 1 के हिसाब से तो आपको मार्च में ही ले लेना चाहिए ना, बट किसी रीजन से अगर आपने मार्च में नहीं लिया है तो, और अगर अभी पैसा आपको जुलाई में मिल रहा है, तो आप अभी के अभी जुलाई में पैसे बुक कर लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कोई पैसा नहीं छोड़ेंगे, जो पैसा ड्यू होना था, मिला नहीं मिला, पे करिए, एडवांस में लिया पे करिए, एरियर्स था पिछले साल नहीं इस बार कंसिडर कीजिए। अब इस बार तो एडवांस मिल गया, अब सेकंड पॉइंट पे एक और बार चलते हैं। एडवांस मिल गया, ठीक है, लेकिन अब क्या अगले साल वापस से मुझे वो इनकम में कैरी करना पड़ेगा? क्या मैं उसे वापस से पिछले साल की इनकम का पार्ट बनाऊंगी? इस बार 40,000 रुपये मैंने एडवांस लिए, नेक्स्ट ईयर क्या मैं उसे वापस से इनकम का पार्ट कंसिडर करूंगी? जय जी बोल रहे हैं नो, विनीता जी बोल रही है नो। बाकी सब सो गए? गोवर्धन जी जाग रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। दीपाली जी कह रही है नो। बिल्कुल, आप सभी जो जो जाग रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं कि हाँ, आप लोगों को वापस से उस पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो इनकम एक बार टैक्स हो गई वो वापस से टैक्स नहीं की जाएगी। अब बढ़ते हम सैलरी क्या इंक्लूड करता है। पूरे स्लाइड में, पिछले स्लाइड में मैं सैलरी कह रही थी, कोई भी जन ने मुझसे ये नहीं पूछा मैडम सैलरी होता क्या है, वो तो बता दो पहले। तो ठीक है, आप लोगों ने नहीं पूछा बट मैं बता देती हूँ। सैलरी में ये सारी
टॉपिक्स जो मैंने नीचे लिख रखे हैं वो इंक्लूड होते हैं। इनकम टैक्स बोलती है कि हम कोई भी वर्ड के जार्गन की वजह से सैलरी में से कोई भी पैसा आपके एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आप चाहे उसे वेजेस बोल लो, चाहे एनुटी बोल लो, चाहे ग्रेचुटी बोल लो, चाहे फीस बोल लो, चाहे फलाना ढिमकाना बोल लो, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से आपको मिल रहा है तो वो सैलरी है। तो अब हम एक एक करके, वेजेस तो आपको सबको पता ही है, जो आपको मंथली या डेली जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको आपके सर्विसेज के लिए मिलता है वो है वेजेस। अब है एन्युटी। एन्युटी मतलब साल में एक, ये जिनका भी माइक ऑन हुआ है प्लीज बंद कीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू। एन्युटी होता है जो साल में एक बार आपको पेमेंट मिलती है, चाहे वो बोनस के रूप में हो या कोई और तरीके से मिल रही है, वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। ग्रेचुटी, जब आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म खत्म हो जाता है, या तो आप रिटायर हो जाते हैं या आप रिजाइन कर देते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, या फिर उसने सर्टेन एज जो है वो अटेन कर लिया है, जैसे कि मतलब कंपनी की पॉलिसी है कि 60 साल के बाद में हम उसे ग्रेचुटी देंगे। तो अगर इस टाइप का कोई भी कंडीशन है एंड आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कोई पे, तो उसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। इन सब के ऊपर हम डीप डिस्कशन भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ इन टर्म्स का मतलब आपको एक बार बता रही हूँ। फीस जो होता है वो जनरली प्रोफेशनल्स की सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में जब कोई डॉक्टर जॉब कर रहे होते हैं, भले उन्हें सैलरी मिल रही होती है बट उसे एक सॉफ्ट टर्म में हम फीस कहते हैं। परक्विजिट्स, जब कोई औहदे के वजह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसे हम परक्विजिट्स कहते हैं। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्रिंसिपल मैडम होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, की जैसे कॉमर्स, साइंस और स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, एक वो कैटेगरी हो गई। एक थर्ड कैटेगरी हो गई टीचर्स की। तो ये जो एक हायरार्की है, इनमें हो सकता है सबको अलग अलग टाइप के परक्विजिट्स मिलते हो। जैसे हो सकता है प्रिंसिपल मैडम को एक कार दी गई हो राठी कॉलेज की तरफ से, बाकी टीचर्स को नहीं दी गई हो, या प्रिंसिपल मैडम को एक हेल्पर दिया गया हो, एक असिस्टेंट दिया गया हो, बाकी टीचर्स को नहीं मिला हो, तो वो जो हेल्पर है या वो जो कार है वो उनके लिए परक्विजिट कहलाएगी। कमीशन, साड़ी सूट खरीदने जाते हैं, एक एम्प्लॉय आपके पीछे, एक स्टाफ आपके पीछे पड़ जाता है, मैडम ये बहुत अच्छी साड़ी है, सर ये बहुत अच्छा टी शर्ट है, ले लो ले लो। वो क्यों है आपके पीछे पड़ते हैं? क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है, उन्हें प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, सेल्स का अमाउंट का 1% 2% हिस्सा दिया जाता है। वो जो कमीशन है वो भी सैलरी का ही पार्ट बनेगा उस एम्प्लॉय के लिए। सॉरी। नेक्स्ट है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के बदले प्रॉफिट का एक हिस्सा देना। आजकल बहुत ट्रेंड में है, स्टार्टअप कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी नहीं देना अफोर्ड कर सकती, नई नई कंपनीज है, बेबी कंपनीज है, तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर्स का हिस्सा जो है वो एम्प्लॉय को दे देती है। आज उस शेयर का रेट है 10 रुपए, आगे जाके 100 रुपए हो जाएगा, तो वो 90 रुपए का जो प्रॉफिट है वो उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। एडवांस तो आप सब समझते ही हैं। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड, लीव एनकैशमेंट भी बोला जाता है इसे। सबकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, टीचर्स को जरूरत ही नहीं पड़ रही है लीव लेने की। 30 दिन का लीव लेना अलाउड है, दिन का मुश्किल से ले पा रहे हैं। तो वो जो 20 दिन का उन्होंने लीव नहीं लिया, उसके बदले उनको अगर कोई पेमेंट मिलती है तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। तो आई होप अभी तक का डिस्कशन आप सबको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम, बढ़िए। नेक्स्ट अब हम एक मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये काफी मेजर टॉपिक है, इस पे हम छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे, बहुत डीप डिस्कशंस की जरूरत इसमें नहीं है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट है आपका डियरनेस अलाउंस, जो कि बोला जाता है जब महंगाई बढ़ रही है, आजकल हम रोज बोलते हैं, रोज इन्फ्लेशन का जो दर है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए जब एम्प्लॉयज को अलाउंस दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा अलाउंस जो होता है वो टैक्सेबल होता है, उसमें कहीं पे भी कोई एग्जेम्पशन की बात नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। काफी मेजर अलाउंस है, ऑलमोस्ट दिया जाता है उनके एम्प्लॉयज को।
ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ओवरऑल पार्शियली एग्जेम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल होता है। इसमें से आपका कुछ पोर्शन जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी का पूरा जो है वो टैक्सेबल होता है। जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है उसका एक कैलकुलेशन का मेथड जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं, उस तीनों क्राइटेरिया से जो फिगर्स कैलकुलेट होते हैं उसका लीस्ट जो है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया है एक्चुअल में हाउस रेंट अलाउंस जितना मिला एम्प्लॉय को। दूसरा 40% या ऑफ सैलरी जो उसका है उसको कैलकुलेट करेंगे। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए वाला कंपोनेंट दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। 40% जो है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए है और 50% मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, मतलब मुंबई, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता, ठीक है। बाकी सबके लिए 40% दिया जाता है। और थर्ड है रेंट पेड, जितना भी वो साल में रेंट पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ साल में उसको जो सैलरी मिल रही है उसका आपका कैलकुलेशन। इन तीनों लीस्ट होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। हाउस रेंट अलाउंस सपोजिंगली आपको 22,000 पर मंथ मिलता है। रेंट आपने पे किया है 18,000 रुपए। सैलरी आपको पर मंथ मिलती है 50,000 रुपए। तो अब हम जब HRA का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना इसमें से एग्जेम्प्ट है तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्राइटेरिया एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जितना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला 22,000 इंटू 12, क्योंकि ये पर मंथ है तो हम 12 लेंगे। 40% ऑफ सैलरी, 40% आपकी साल का जो सैलरी का हिस्सा है वो, तो 40% ऑफ सैलरी 50,000 इंटू 12 आपका आ गया 240। थर्ड क्राइटेरिया आपका है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट आप पे कर रहे 18,000 पर मंथ यानी 18,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 50,000 इंटू 12, वो आएगा आपका 156। इसमें से लीस्ट है आपका 156। तो इस केस सिनेरियो में आपका 156 जो है हाउस रेंट अलाउंस वो हो जाएगा माफ। बाकी 4 जो है उसमें से 156 हटाने के बाद 108 जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको 264 में से सिर्फ 108 के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर सपोजिंगली कोई रेंट पे ही नहीं करता है, ठीक है, तो क्या उसे हाउस रेंट अलाउंस का फायदा है? मतलब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे तो मिल रहे, ठीक है, बट क्या उसे तब टैक्स का फायदा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? अगर कोई रेंट पे ही नहीं कर रहा है, ओके, जगत जी कह रहे हैं नहीं होगा। अगर कोई रेंट पे ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ओन्ड प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो उसे रेंट तो पे किया ही नहीं, तो क्या हाउस रेंट अलाउंस का उसे कोई भी एग्जेम्पशन मिलेगा? सब सो गए, 12:30 बजे सब सो गए। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आप सबके हिसाब से नहीं मिलेगा। तो जो लोग नहीं समझे कि वो क्यों नहीं मिलेगा, अभी अगर मैं रेंट पेड को यहाँ 0 कर दूं, ये कह रहा है आपका रेंट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 कंसिडर किया जाएगा। अभी -60 है बट ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला एक्चुअल और आपको पूरा का पूरा टैक्स में देना पड़ रहा है। तो अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो कोशिश करके उसे रेंट पेड के थ्रू ही एडजस्ट कर दीजिए। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ भी रहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें रेंट पे कर सकते हैं। वो अपने रेंट की इनकम दिखा सकते हैं, आप अपना रेंट का जो है वो अलाउंस इस तरीके से सकते हैं। ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगेन अ वेरी कॉमन अलाउंस। ये कहता है पर चाइल्ड आपको 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपको 500 रुपये भी मिलता है तो सिर्फ 100 रुपये ही आपका एग्जेम्प्ट होगा और सिर्फ 2 बच्चों के लिए। अगर आपके 3 बच्चे हैं, आपको 3 बच्चों का 500 रुपये के हिसाब से मिलता है तो भी सिर्फ 2 बच्चों का 100 रुपये के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो है वो 300 रुपये पर मंथ वे में मिलेगा। जो डिसेबल्ड एम्प्लॉइज है उनके लिए ये स्पेसिफिकली अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये बोलता है कि अगर कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय है और उसको आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना भी अलाउंस आप उसको दे रहे हैं या तो उतना या 3200 रुपये पर मंथ जो भी लीस्ट होगा उसका हम आपको छूट दे देंगे।
कन्वेंस अलाउंस, जो आपके वर्किंग प्लेस से लेकर आपके घर या आपके घर से वर्किंग प्लेस तक कम्यूट करने का जो खर्चा है, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है, तो उसमें आपका जितना एक्चुअल में खर्चा लग रहा है सिर्फ उतना आपको अलाउ होगा, एग्जेम्प्ट होगा, बाकी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 4,000 रुपए का अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं उसमें और 10% के हिसाब से आपका डिप्रिसिएशन लग रहा है आपकी गाड़ी में, तो सपोज कीजिए 5,000 रुपए का अगर आपका खर्चा है तो सिर्फ 5,000 आपका अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, और अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो बाकी 5,000 आपका टैक्सेबल होगा। टूर अलाउंस बोलने से, अगर आपको कोई टूर पे भेजा गया है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से और आप कोई खर्चा कर रहे हैं का, खाने का, पीने का, तो जितना भी आपका एक्चुअल आपको खर्चा हुआ है वो पार्ट अलाउंसेस में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके खर्चे ज्यादा है, अलाउंसेस कम होगा, तो पूरा का पूरा अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस, जब सपोजिंगली ट्रांसपोर्टर्स के केस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो है वो ड्राइवर्स को 10-10 दिन एक कोई सामान भी इधर से उधर डिलीवर करने के लिए या कार्गो कंटेनर्स को देने के लिए भेज देते हैं, तो उसमें जो खाने पीने का उनका खर्चा है, डेली का उनका खर्चा है, रहने रुकने का खर्चा है, वो सबके अगेंस्ट जो अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना कि एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड है उसके लिए। कोई हेल्पर असिस्टेंट का अलाउंस, अगेन एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिसर्च अलाउंस, शर्मा मैडम को प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि आप एक काम कीजिए मैडम, 40 मिनट का भी क्लास जो होता है उसमें भी बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है, कोई एक अच्छा सा रिसर्च कीजिए और निकालिए कि कैसे ना बच्चों को हम अटेंटिवली सुनाए अपने क्लास में। तो उस रिसर्च को करने के लिए शर्मा मैडम को जो जो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, बच्चों को ब्राइब दे के बैठाना पड़ेगा, 40 मिनट बैठो, टॉफी दे के बैठाना पड़ेगा, तो वो जो टॉफी और ब्राइब के जो खर्चे हैं वो उनको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर उतना ही उनको अलाउंस मिलता है। उससे ज्यादा मिलता है अलाउंस तो वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई स्कूल्स में टीचर्स के लिए एक यूनिफॉर्म होता है, तो उस यूनिफॉर्म के लिए जो एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड है उतने तक के लिए एग्जेम्प्ट है, उसके ओवर एंड अलाउंस मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। फॉरेन अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर यहाँ इंडिया के एम्प्लॉइज को फॉरेन में पोस्ट किया जा रहा है तो उन्हें जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए कुछ अलाउंसेस दिया जाता है, तो वो पूरा का पूरा अलाउंस उनका जो होता है वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होता है। ये कुछ और अलाउंसेस है जो स्पेशल अलाउंसेस है, आप लोगों के उतने काम के नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि इसे स्किप किया जाए, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर भी इसे ले सकती हूँ। शर्मा मैडम, मैम स्किप कर दीजिए मैम, आगे और मेन टॉपिक भी होंगे। हाँ ओके। अब हम बढ़ते हैं एग्जेम्पशंस की तरफ। ये है ग्रेचुटी, काफी इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया था आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट्स देता है एट द एंड ऑफ द सर्विस, तो ये ग्रेचुटी जो होता है उसके में कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा उसकी अभी हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी है कि फुल्ली एग्जेम्प्ट, कितना भी ग्रेचुटी मिले फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट एम्प्लॉयज नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरियाज दिए हैं कि जो 3 क्राइटेरियाज है उसमें लीस्ट जो आएगा वो उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। सेकेंड है जो लास्ट सैलरी उसने उठाई थी, टर्म ऑफ सर्विस जो है वो खत्म हो रहा है, तो जो आखिरी सैलरी बेसिक और डीए कंपोनेंट जो उसने उठाया था इनटू नंबर ऑफ इयर्स जितना उसने उसको सर्विस दिया इनटू हाफ मंथ, यानी 15/26, 30 में हटा देंगे तो 26 हुआ और 15 दिन मतलब हाफ महीने की सैलरी को ये कंसिडर कर रहे हैं। और तीसरा क्राइटेरिया है एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेचुटी का रिसीव हुआ। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोजिंगली ग्रेचुटी रिसीव हुआ 15 लाख रुपए का सर्विस के आखिरी, मैक्सिमम लिमिट मैंने आपको बताया 20 लाख रुपए है। लास्ट ड्रॉल सैलरी जो वो पर्सन उठा रहा था लास्ट महीने की, वो थी बेसिक सैलरी 25,000 और डियरनेस अलाउंस था उसका 10,000। तो अब उसने 25 एम्प्लॉयमेंट किया है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो अब ग्रेचुटी कितना एग्जेम्प्ट होगा वो देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, वो है 15 लाख रुपए। सेकेंड है मैक्सिमम ग्रेचुटी अलाउड,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है 20 लाख। तीसरा है जो उसने लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए है इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू 15/26। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब उसकी 25 और 10 35,000, उसमें उसने नंबर ऑफ साल और उसमें 15/26, मतलब कुल मिला के ये हाफ मंथ की सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट आपका लीस्ट जो होगा वो है 5,04,808 रुपए। मतलब आपने 15 लाख में से सिर्फ आपका 5 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी करीबन 10 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पेंशन की तरफ। बहुत ही कॉमन डिस्कशन पॉइंट है ये और बहुत ही है किसी किसी लोगों के लिए। पेंशन मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अपने पूरे लाइफ में, एम्प्लॉयमेंट लाइफ में कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड की तरफ। कभी सुपर एनुएशन फंड बोल लीजिए उसे या पीएफ बोल लीजिए। उस फंड को जब रिटायर हो जाता है एम्प्लॉय, वो उसे यूज कर सकता है। उसे कुछ पैसा हर महीने उस फंड में से निकाल के दिया जाता है ताकि उसकी दिनचर्या का खर्चा जो है वो निकलते जाए। वो आज की डेट में कमा नहीं सकता, वो पेंशन के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जनरली ये होता है कि हर महीने की कुछ इनकम आपको आती रहती है पेंशन के रूप में, उससे हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। वो पूरा का पूरा अनकम्यूटेड पेंशन जो है टैक्सेबल होता है, कंप्लीटली टैक्सेबल। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आपको रिलीफ दिया है कि बाई चांस कभी किसी बच्चे की शादी हो जाए, भगवान नहीं करे किसी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो उस पेंशन का कुछ पोर्शन जो है वो लमसम आज की डेट में ही उठा ले। जो आगे मिलने वाले हैं वो आज की ही डेट में लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव कर ले। उससे हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन या लमसम अमाउंट ऑफ पेंशन। अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। बट जो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी वापस से एक कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है। आप फैकल्टीज के लिए तो नहीं बट स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी काम की भी चीज़ है और काफ़ी बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो जब ग्रेचुटी भी रिसीव हो रही है पेंशन के साथ में, तो ये बोलते हैं 1/3 ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। मतलब अगर आपने पूरा का पूरा 100% पेंशन जो है वो कम्यूट कर लिया होता तो आपको जितना पेंशन मिलता उसका 1/3 जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है तो 0.5% हाफ जो है उसका वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का पूरा टैक्सेबल होगा। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोजिंग रिसीव कर रहे थे अभी तक 15,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। आपने सोचा कि हम इसे कम्यूट करेंगे, तो कम्यूट कितना करेंगे? 10% जो मैं आगे 15 साल मुझे मिलता उसका 10% पर मंथ के हिसाब से मैं आज की डेट में कम्यूट करूंगी। तो अब आपको आगे के जो 15 साल है उसमें हर महीने सिर्फ 90% ऑफ 15,000 जो है वो हर महीने मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में तो आपने 10% कम्यूट कर लिया। तो आगे आपको जो मिलेगा वो होगा 90% ऑफ 15,000, यानी 90% इंटू 12 महीनों के लिए। तो वो आपका आगे के 15 के सालों के लिए टैक्सेबल होगा एज पेंशन, एज अनकम्यूटेड पेंशन। और 15 साल बाद वापस आपको 15 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा, तो 180 जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये पार्ट है आपका अनकम्यूटेड पेंशन का। अब हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट आपने कम्यूट किया है उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो कुछ भी पैसा आपका टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और आपको रिसीव हो रही है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अगर आप पूरा का पूरा पैसा 15 साल का जो है वो अगर कम्यूट कर लेते तो कितना होता? ये 15,000 इंटू 12 इंटू 15, 15,000 आपका पर मंथ इंटू 12 महीने इंटू 15 साल, उसका 1/3 जो है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। बट आपको तो उतना कम्यूट आपने किया ही नहीं पेंशन, 270 ही आपने कम्यूट किया। तो विच एवर इज लोअर, मतलब 9 लाख रुपए जो भी आपका लोअर है
वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में आपका 270 जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो 15,000 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 13,50,000। लेकिन 13,50,000 तो आपको मिला ही नहीं, तो उतना तो आपको एग्जेम्प्ट ही नहीं कर सकते, तो 270 आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये है कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। इसमें अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। किसी को कोई जी, आगे डाउट नहीं है? जी। ओके ओके। अब हम पेंशन के बाद चल रहे हैं डिडक्शंस की तरफ। आपकी सैलरी से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी इनकम पे ही डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। आपके अदर इनकम पे या कैपिटल गेन पे इनका एग्जेम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं होता। वो डिडक्शंस क्या है? सबसे पहला डिडक्शन है 50,000 का, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है सारे साल, 50,000 रुपए का सालाना। वो आपके डायरेक्ट इनकम अंडर हेड सैलरी से ही डिडक्ट हो जाता है, वो आपके नीचे के कैलकुलेशंस में आता ही नहीं। अगर आपकी 6 लाख रुपए सैलरी है साल की, तो वो डायरेक्ट 550 ही वहां पे कैलकुलेशन में लेता है। नेक्स्ट आपका डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल है, बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको अगेन एक रिलीफ दिया गया है डिडक्शन के रूप में। लीस्ट ऑफ 5,000 20% या एक्चुअल अमाउंट जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो आपका डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। तो अगर आपको 10,000 रुपए जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, तो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए और 20% ऑफ सैलरी, मतलब एक बार अगर मैं 1 लाख रुपए आपकी सैलरी मान लूँ तो 20,000 रुपए, तो 10,000, 5,000 और 20,000 में जो भी लीस्ट है, यानी कि 5,000 रुपए आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी आपका जो 10,000 मिला था उसमें से 5,000 रुपए आपके टैक्सेबल होंगे। फिर अगर आप कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय टैक्स पे किया है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कई स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में आप देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है वो उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। या फिर आपका TDS कटा है तो उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक डिस्कशन करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो कि शर्मा मैडम ने मुझे बोला था इंक्लूड करने के लिए अपने डिस्कशन में। ये जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कब आपको यूज होता है। सपोजिंगली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैंने सुना है ये काफी बार होता है कि जो सैलरी होती है पिछले 5, 6, 10 सालों की, वो कभी कभी गवर्नमेंट जो है रिवाइज कर देती है अचानक से और कहती है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पिछले 5-10 साल की सैलरी जो है वो 10-10% हम बढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आज की डेट में वो सारे पैसे जो है वो मिल जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, या हो सकता है लॉकडाउन में जब कंडीशंस खराब की तो एरियर्स जो है वो पिछले सालों के अब आपको मिलेंगे, या कोई एडवांस हो गया, या ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब पे भी 89 का रिलीफ जो है वो मिलता है। यानी कि ओवर एंड ऑल जब आपको पिछले सालों की सैलरी जो है वो इस साल में मिल रही है, तो आप उसका टैक्सेशन जो है वो कैसे करेंगे? अब इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आप अपने पिछले 4 साल से पुराने जो रिटर्न्स है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोजिंगली वो 5 से 10 साल पुराना आपका सैलरी है, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं कर सकते अपनी सैलरी, और ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप अपनी सारे सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को जाके रिवाइज करें। साल में एक इनकम टैक्स रिटर्न डालना होता है, उसमें ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इतने सारों को वापस से रिवाइज करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप लिया था, जो कि था रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इसमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आपका टैक्स स्लैब जो बढ़ गया है इस साल, या फिर आपका अगर पिछले साल इनकम टैक्स रेट था 5, गवर्नमेंट ने इस साल से उसको 10% कर दिया है, उसके वजह से अगर आपका कुछ भी एडिशनल टैक्स आ रहा है इस साल, तो वो हम माफ कर देंगे। यानी कि पिछले सालों में अगर आपका 5 लाख आपने सैलरी दिखाई थी और गवर्नमेंट बोलती है वो हम 6 लाख मानेंगे और 1 लाख रुपए आपको एडिशनल देंगे, तो वो 1 लाख पे जो आपको एडिशनल टैक्स आज की डेट में देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है।
तो उसका एक कैलकुलेशन है, थोड़ा टेक्निकल है, मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी, बट ये मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि कंसल्टेंट पे भरोसा रखें, वो आपका अच्छे से कैलकुलेशन कर देंगे। सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ कि ये एक रिलीफ है जिसकी वजह से आप श्योर हो सकते हैं कि आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। इसमें कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, आपका जो भी आज की डेट में इनकम है, सपोजिंगली 20-21 में आपको वो एरियर्स जो पिछले सालों के थे वो मिले, तो उन एरियर्स को इंक्लूड करते हुए आज आप टैक्सेबल लीजिए। स्टेप 2 में उन एरियर्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ आपकी जो इस साल की इनकम है उसको कैलकुलेट करते हुए अपना टैक्स निकालिए। स्टेप 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए और उसको एक जगह नोट करके रख लीजिए। स्टेप 4, जिस साल की वो इनकम थी उस साल का जो आपने एक्चुअल में दिखाया था, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया 5 लाख सपोजिंगली, तो 5 लाख प्लस 1 लाख रुपए जो आपका एरियर था उसके ऊपर टैक्स निकालिए। स्टेप 5, आपके ऊपर टैक्स निकालिए। स्टेप 6, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब जो आपने पहले डिफरेंस निकाला था और अभी जो डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है उतने का आपको रिलीफ मिलेगा। कुल मिला के बोलने की बात यह है कि आज के डेट में आपका जितना एडिशनल टैक्स लग रहा है उस डेट पे आपका जितना एडिशनल टैक्स लगता, अगर उन दोनों में आज वाला आपका ज्यादा है तो उस डिफरेंस का आपको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रेडी किया है, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा इससे और बेटर। इनकम थी 7 लाख रुपए, ठीक है, इस साल की इनकम 20-21 की। आपने पिछले साल का आपका 14-15 में 14-15 का जो आपका सैलरी रिवाइज हुआ 1.5 लाख रुपए वो ऐड हो गया। तो सबसे पहला स्टेप, आप इन दोनों इनकम को ऐड करते हुए टैक्स निकालिए। 8,50,000 पे सपोजिंगली 72,500 रुपीज का आपका टैक्स आया। अब आप सिर्फ इस साल की इनकम पे टैक्स निकालिए, वो हो गया 42,500। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 30,000, मतलब होते हुए आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, 30,000। अब पिछले साल आपका जो इनकम था 14-15 का वो था 3 लाख रुपए, उसमें आपका एक्चुअल में एरियर्स है 150 का, तो मतलब 4,50,000 पे आप टैक्स निकालिए। फिर 3 लाख रुपए उस एरियर्स को छोड़ते हुए जो आपका एक्चुअल में इनकम था उसके ऊपर में आप निकालिए, अब आया आपका 15,000। तो ओवरऑल आपने 15,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि या तो आपका एडिशनल टैक्स रेट हो गया है या ऊपर वाले चले गए। तो वो जो 15,000 आपको एडिशनल पे करना पड़ रहा है, 30,000 माइनस 15,000, वो 15,000 का आपको रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल कैलकुलेशन है, बट आप इस चीज को दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर आपको पिछले सालों में कोई भी एरियर्स है तो वो आपको गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि आपको उसके ऊपर में कोई टैक्स अलग से नहीं देना पड़ रहा है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ? ये बहुत टेक्निकल है, जो हम कंसल्टेंट्स है वो तो बहुत इजीली समझ जाते हैं, बट जो डे टू डे इनकम टैक्स में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फिर भी अगर किसी को और समझना हो तो वो मुझे पर्सनली फोन करके भी समझ सकते हैं। अगर किसी का बहुत पेक्यूलियर कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कोई स्पेसिफिक केस है तो वो मुझे बिल्कुल कॉल करिए, हम इस डिस्कशन कर सकते हैं। बट मुझे लगता है इस डिस्कशन के लिए और इस पे डिस्कस करना सही नहीं होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है हमारा परक्विसिट्स। हमारे लास्ट 2-3 स्लाइड्स ही बचे हैं, जो मेजर है उस पर मैं बात कर लेती हूँ अब। तो परक्विसिट्स वो जो मैंने आपको बताया था कि ओहदे की वजह से अगर आपको कुछ ओवर एंड अबव सैलरी मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे हम परक्विसिट्स कहते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि कोई अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, कोई बिना किराया दिए टीचर्स को जैसे कि घर दिए जाते हैं जहाँ टीचर्स को किराया नहीं देना पड़ता है, तो परक्विसिट्स का पार्ट होता है। या कम किराए में भी टीचर्स को घर मिल जाता है तो वो इस परक्विसिट का पार्ट बनेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है एज एन ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय को
तो वो भी परक्विजिट का पार्ट बनेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कोई लाइफ एश्योरेंस स्कीम में एम्प्लॉय का पेमेंट किया है तो वो भी परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। मैंने डिस्कस किया था ESOPs मिलते हैं स्टार्टअप कंपनीज की तरफ से, वो भी परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। अगर कोई भी पेमेंट एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या सुपर एन्युटी फंड्स में, तो वो भी परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा, गिवन कि वो 7,50,000 से ज्यादा है। अगर 7,50,000 से कम का कंट्रीब्यूशन है तो वो परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब किन किन ट्रांजैक्शंस को आप परक्विजिट्स नहीं बोलेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से जितने भी परक्विजिट्स मिलते हैं उसको गवर्नमेंट ने परक्विजिट से हटाया है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने कोई भी एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है तो उसको एम्प्लॉय पास में टैक्सेबल नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कहते हैं कि ठीक है आपका ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। जैसे कि कोई ट्रीटमेंट के लिए खर्चा दिया एम्प्लॉयर ने तो वो एग्जेम्प्ट है, वो परक्विजिट नहीं है। या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट के लिए खर्चा दिया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो वो भी परक्विजिट का पार्ट नहीं माना जाएगा। या फिर एम्प्लॉयर ने मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉय या उसके फैमिली फॉरेन में आउट ऑफ इंडिया और उसके ट्रैवल एंड स्टे के लिए कोई खर्चा उठाया है एम्प्लॉयर ने, तो उस पे भी विद कंडीशंस जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया है। तो जैसे एक्सपेंडिचर पे उन्होंने बोला है कि अगर आरबीआई की प्रॉपर परमिशन के साथ हुआ है तो हम उसे नहीं मानेंगे, या ट्रैवल में अगर 2 लाख रुपए से कम का है तो वो परक्विजिट में नहीं आएगा। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अकोमोडेशन मिल रहा है, वैल्यूएशन की बातें हो रही है, अब अगर कोई परक्विजिट मिल रहा है तो हम उसको वैल्यू कैसे करें, मतलब उसका वैल्यू हम कैसे निकालें। परक्विजिट जो होता है वो कैश में नहीं होता, वो हमेशा काइंड में होता है, तो उसकी वैल्यूएशन की बात अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये थोड़े से टेक्निकल है, मोस्टली आपको आपके कंसल्टेंट्स जो है वो हेल्प कर देंगे इसमें, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई अकोमोडेशन मिला है तो हर अकोमोडेशन का एक लाइसेंस फीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया होगा, उसको ही हम परक्विजिट का पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर कोई पार्ट लाइसेंस फीस का रेंट की तरह एम्प्लॉय ने पे कर दिया है तो उसे हम माइनस कर देंगे। वो तो ऑब्वियस है कि 50,000 रुपए का अगर सपोजिंगली वो वहाँ का रेंट था और 20,000 तो एम्प्लॉय खुद ही दे रहा है, तो 30,000 तो एम्प्लॉयर ने दिया, तो वो 30,000 जो है वो परक्विजिट की वैल्यू क्रिएट होते हुए सैलरी का पार्ट बनेगी। अगर एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट है, तो उसमें ओन्ड अकोमोड और एम्प्लॉयर जो है वो उसका खुद का प्रॉपर्टी है, उसमें वो अगर उसको रेंट फ्री अपना एम्प्लॉय को, तो पॉपुलेशन के हिसाब से एक परसेंटेजेस फिक्स किए गए। जैसे 25 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख का पॉपुलेशन की सिटी है तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख से भी कम का पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी जो है वो हम परक्विजिट की वैल्यू को मान लेंगे। अगेन एम्प्लॉय ने अगर कुछ भी रेंट पे किया है तो वो परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगी। लीज्ड एंड रेंटेड अकोमोडेशन है तो जितना भी एक्चुअल में अमाउंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर उस प्रॉपर्टी, वो जो है वो पूरा का पूरा बन जाएगा, या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो परक्विजिट की वैल्यू बनेगी। ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन इन्होंने किया है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन को अज्यूम करते हुए। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो इन्हीं वैल्यू पे 10% और बढ़ा के उसको आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान सकते हैं। अब मोटर कार की तरफ बढ़ते हैं। कई बार मोटर कार दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, तो अगर वो कार जो है वो खुद एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है या हायर पे रखा हुआ है तो अलग अलग वैल्यूएशन हम मान लेते हैं। एक छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी मतलब सीसी जो है इंजन का वो 1.6 लीटर से कम है, और इंजन उसमें बड़ी गाड़ी में क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो 1.6 लीटर से ज़्यादा है, तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के हिसाब से हम बात करेंगे। अब तो अगर एम्प्लॉयर ने जो गाड़ी दी है वो एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है और कोई पर्सनल यूज़ में नहीं ला रहा है, तो कोई भी वैल्यू परक्विजिट में ऐड नहीं होगी, क्योंकि ऑफिस से मिली है, ऑफिस में यूज कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर उसने वो सिर्फ और सिर्फ अपने के लिए यूज किया है तो जितना भी रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है
प्लस जो ड्राइवर का खर्चा है प्लस जो डेप्रिसिएशन होता है गाड़ी पे, वो पूरा का पूरा उसका परक्विजिट में ऐड हो जाएगा। फिर अगर वो थोड़ा सा पार्ट यूज कर रहा है पर्सनल के लिए और थोड़ा सा यूज कर रहा है ऑफिस के लिए, सुबह ऑफिस जा रहा है, शाम को वाइफ के साथ में घूमने चला जाता है, तो उस गाड़ी की जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो उसके लिए फिक्स किया है, छोटी गाड़ियों के लिए 1800 रुपए, बड़ी गाड़ियों के लिए 2400 रुपए, ये उसके परक्विजिट का पार्ट बनेगी। अगर ड्राइवर भी मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से तो 900 ड्राइवर के नाम से ऐड कर दीजिए। अगर एम्प्लॉय जो है वो रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट खुद बियर कर रहा है तो डेप्रिसिएशन के नाम पे आप मान लीजिए 600 रुपए जो है वो परक्विजिट में ऐड होगा, और बड़ी गाड़ी के केस में 900 रुपए, और ड्राइवर का अगेन 900 रुपए। अब कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ने खुद वो गाड़ी ओन कर रखी है, बट वो सिर्फ खर्चे जो है रनिंग मेंटेनेंस के वो एम्प्लॉयर से लेता है। तो अगर वो एम्प्लॉयर से ले रहा है और वो सोलली उस गाड़ी को सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो कोई वैल्यूएशन में नहीं आएगा। बट अगर उसने पार्टली यूज किया है ऑफिस के लिए और पार्टली यूज किया है पर्सनल के लिए, तो जो भी उसके खर्चे हमने एक्चुअल गिने हैं यहाँ पे, उसमें से माइनस कर देंगे हम 2400 और 1800 रुपए। ठीक है, तो 1800 रुपए हम मान लेंगे रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे हमने 2400 लिया था, इसको माइनस किया, और अगर वो ड्राइवर है तो वो 2700 हो गया, 1800 प्लस 900, या इस केस में बड़ी गाड़ी के केस में 2400 प्लस 900 3300। इसका एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें से माइनस ये कर देंगे, उसको एक रिलीफ दी गई है कि आप पर्सनल में भी यूज कर रहे हो और ऑफिस में भी यूज कर रहे हो और आपकी खुद की गाड़ी है तो ऑफिस के लिए ये खर्चे आप हटा दीजिए। अब ये छोटी छोटी कुछ परक्विजिट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोई स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, इस टाइप का कोई पर्सनल असिस्टेंट मिला है तो जितना भी एक्चुअल कॉस्ट उसके लिए लग रहा है उसमें से एम्प्लॉई ने जितना बियर किया है वो माइनस करके बाकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएंगे। ये जो है वो कॉमन रहेगा कि अगर एम्प्लॉई ने कोई भी खर्च पे खुद ही उठा लिया है तो वो हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से माइनस कर देंगे। अगर कोई गैस, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो जो एक्चुअल कॉस्ट वो पे कर रहा है वो एम्प्लॉय के परक्विजिट का वैल्यू बनेगा। अगर ये खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है एम्प्लॉयर तो जो एम्प्लॉयर को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है वो एम्प्लॉय के परक्विजिट में ऐड करेगा। अगर कोई एजुकेशन दी जा रही है एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉयर की तरफ से तो जो कॉस्ट इनकर्ड है एम्प्लॉयर को वो इंक्लूड हो जाए परक्विजिट्स में। बट कई बार जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो खुद ही ओन करते हैं, जैसे कि अगर मैं कमला देवी राठी कॉलेज की बात करूं तो ये कमला देवी राठी कॉलेज ने खुद ओन कर रखा है इस इंस्टीट्यूट को। अब यहाँ पे अगर कोई टीचर के बच्चे पढ़ते हैं तो जो इनकी कॉस्ट इनकर्ड है इस इंस्टीट्यूशन, इस टाइप की इंस्टीट्यूट्स को संभालने में, वो कॉस्ट जो है वो टीचर्स के परक्विजिट्स की वैल्यू बन जाएगी। कोई कॉस्ट अगर ये कॉस्ट 1000 रुपए के नीचे आती है, 1000 रुपए तक आती है तो परक्विजिट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो एम्प्लॉयर है अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस में है तो क्या परक्विजिट निकलेगा ट्रैवलिंग के लिए। तो जैसे कि एयरलाइंस और रेलवे वाले होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवल करवाते हैं, वो बेचारे वहाँ सर्विस भी दे रहे होते हैं उस ट्रैवलिंग के थ्रू, तो उस टाइम पे अगर कोई भी परक्विजिट हो रहा है तो उसको वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इन्वॉल्व किया। कोई इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है या कंसेशनल इंटरेस्ट पे लोन मिला है तो जो इंटरेस्ट एसबीआई चार्ज करती है नॉर्मल पब्लिक से उसी को माना जाएगा, माइनस जो इंटरेस्ट मिल गया है एम्प्लॉय से उसको माइनस करके जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा वो परक्विजिट का पार्ट बनेंगे। अगर ये लोन अमाउंट जो है वो 20,000 से कम है तो इसको एग्जेम्प्ट माना गया है। अब नेक्स्ट है ट्रैवलिंग टूरिंग एक्सपेंसेस अगर कोई होता है तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड उसको परक्विजिट की वैल्यू माना जाएगा। अगर ये जो है ट्रैवलिंग टूरिंग जो है वो एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, उसकी खुद की कंपनी है ट्रैवलिंग टूरिंग की, तो जो वो अदर एजेंसीज जो पब्लिक से लेती है, जैसे एक टूरिंग एजेंसी है वो 1 लाख रुपए लेती है उस ट्रैवल टूर को अरेंज करने के लिए, तो वो 1 लाख रुपए जो है वो परक्विजिट बन जाएगा। अगर सपोजिंगली एम्प्लॉय जो है वो कोई ऑफिशियल टूर पे गया हुआ है और साथ में अपनी वाइफ को भी ले गया तो वो जो वाइफ के लिए जो खर्चे हुए हैं
वो ही सिर्फ और सिर्फ परक्विजिट का पार्ट बनेंगे, बाकी जो एम्प्लॉय का पार्ट है वो नहीं लगेगा। अगर कोई ऑफिशियल टूर है और वो एक्सटेंड हो गया एक वेकेशन में, तो वेकेशन वाला जो कॉस्ट है वही सिर्फ परक्विजिट बनेगा, ऑफिशियल वाला नहीं बनेगा। फूड वगैरह के लिए कई बार इनकर करते हैं एक्सपेंसेस बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो जो अगर 50 रुपए से कम का पर मील है तो वो परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा, 50 रुपए के ऊपर जितना भी पार्ट है वो परक्विजिट का पार्ट बनेगा। कोई गिफ्ट वाउचर्स वगैरह अगर एम्प्लॉय को मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा परक्विजिट बन जाएगा। हाउ 10,000 रुपए से कम है टोटल वैल्यू साल भर में गिफ्ट वाउचर्स की, तो वो परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, एम्प्लॉयर ने इनकर किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, पूरा का पूरा जो एक्सपेंसेस है वो परक्विजिट का पार्ट बनेगा और उसकी सैलरी में ऐड होगा। मेंबरशिप अगर है तो जितना कोई क्लब वगैरह का, तो उसमें जितना भी फीस पे हुआ है मेंबरशिप के लिए वो पूरा का पूरा परक्विजिट का पार्ट बनेगा। अगर कोई हेल्थ क्लब वगैरह के लिए दिया गया है ये एक्सपेंस मेंबरशिप, तो वो परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर कोई एसेट, मूवेबल एसेट के यूज के लिए दिया गया है, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि कोई लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गई, इस टाइप का, तो उसका जो डिप्रिसिएशन होता है उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो परक्विजिट का पार्ट बनेगा। या फिर अगर उस पर कोई रेंट वेंट पे कर रहे हैं कि लैपटॉप को रेंट पे उठा के लाया है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को दे रहा है, तो वो जो रेंट है वो परक्विजिट का पार्ट बनेगा। अगर कोई ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये लैपटॉप जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परमानेंट यूज करने के लिए दे दिया है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो उसका अभी तक हुआ, जैसे 50,000 का लैपटॉप आया और 2 साल से वो एम्प्लॉयर के पास में था ये लैपटॉप, तो 50,000 माइनस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर 2 years, ये डिप्रिसिएशन लगाने के बाद में जितना पैसा बचेगा वो का पूरा जो अमाउंट है वो उसका परक्विजिट में ऐड होगा। तो ये मेरा मेजर पोर्शन था, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। स्टार्टिंग में अलाउंसेस में जो थोड़े से कम यूज होने वाले अलाउंसेस है वो पार्ट को मैंने छोड़ा है, वो भी बहुत इजी है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे, और ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगी बिल्कुल आप लोगों को, जिसको भी आप बोलेंगे मैं उन्हें भेज दूंगी। अगर आप शर्मा मैम को बोलेंगे तो शर्मा मैम को, या किसी और की ईमेल आईडी देंगे तो मैं उन्हें ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी ताकि आप अपने बीच सर्कुलेट करके इसका बेनिफिट ले सकें। मेरी तरफ से ये सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो या शर्मा मैम को कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे लगा हो कि डिस्कशन इम्पोर्टेंट है तो वो मुझे बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सैलरी के पर आपने बहुत ही विस्तृत आपका संबोधन और पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक बिंदुओं को क्लियर किया। मुझे लगता है कि काफी चीजें लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई आशंका है, बात है, एक हैंड रेज हुआ है दीपिका ये यदि कुछ पूछना चाहती है ऑन प्रश्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सर और आपकी आवाज इको क्यों हो रही है? आप 2 डिवाइसेस पे एक साथ चला रहे हैं क्या? नहीं, मेरा चालू है। हाँ हेलो, अब ठीक है मैडम? जी 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 बिल्कुल सर। ओके, वो दूसरा डिवाइस चालू था इसलिए था। तो मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, मैडम आसानी से देके उसका समाधान प्रस्तुत कर सकेंगी। एक किसी ने शायद धोखे से ये जानबूझकर दीपिका ने हैंड रेस किया हुआ है, तो ये अपना प्रश्न अपना वॉल्यूम खोल के भी पूछ सकती है। जी दीपिका। दीपिका दर्शन मैडम। मुझे लग रहा है कि वो मैडम का बाय मिस्टेक हो गया होगा। बाय मिस्टेक है। तो यदि और किसी का कोई प्रश्न है सर। मैडम मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी जी सर। कि
जैसे हम लोगों को बहुत सारे अभी आपने बताया बहुत कुछ चीजें तो मैं टेक्निकली नहीं समझ पाया, लेकिन मैं सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग परीक्षा करवाते हैं तो उसकी कुछ हम लोग को रिमबर्समेंट मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, और वो परीक्षा पेपर सेटिंग का मिलता है, एग्जाम हम लोग करवाते हैं उसका मिलता है। लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार वो छूट जाता है, तो उसका हमको क्या लॉस होगा, क्या क्या वो कभी वो काउंट होगा? कई बार हम सिर्फ सैलरी काउंट करते हैं, जब हमारा इनकम टैक्स का हम लोग कैलकुलेशन करवाते हैं सीए से या जो भी बनाते हैं हम लोग, तो उसको क्या करते हैं कि हम सिर्फ सैलरी को करते हैं, और विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जो पारिश्रमिक छोटा छोटा 200 400 600 ऐसा मिला हुआ रहता है, ये हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, उसको शायद अदर इनकम भी कहते हैं। तो उसका हम क्या लॉस होगा, बाद में कभी पेनल्टी मिलेगी या हमको नोटिस आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? सर अगर टेक्निकली बात करूं तो हाँ, आपको पेनल्टी आ सकती है, बट अगर प्रैक्टिकली बात करूं और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो ये जो इनकम होते हैं प्लस आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, मैं बहुत श्योर हूं कि वो आप 1% ऑफ स्क्रूटनी केसेस में नहीं आते होंगे। जनरली हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कहता है कि जितने भी लोग टैक्स पे करते हैं उसके सिर्फ 1% लोगों की वो स्क्रूटनी निकालते हैं, तो जनरली उसमें सैलरीड क्लास पीपल जो हैं वो नहीं आते हैं, तो वो बच जाते हैं इस वजह से। बट अगर आपका ये इनकम छूट जाता है तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी सर, कि आप एक पेज बना के रख लीजिए हर साल का। उसमें जब भी आपको कोई इनकम इस टाइप की आ रही हो जो आपको नॉर्मल टाइम्स में नहीं आती है और विंडफॉल टाइप की है, कभी हुई कभी नहीं हुई टाइप का, तो वो आप नोट करके रखते जाइए साल भर का। एक कीजिए उसको बैंक के पासबुक के साथ ही रख लीजिए, तो जब भी वो बैंक का पासबुक लेके आप अपने सीए के पास जाएंगे कि ये रिटर्न भर दीजिए, तो वो साथ में वो पेपर भी आपका चला जाएगा और आपका वो वहां पे कैलकुलेशन में आ जाएगा। बट ये इतनी छोटी इनकम है जो आपका मेन क्वेश्चन है कि क्या वो कभी कंसिडरेशन में आएगा, तो मेरे हिसाब से नहीं, वो कभी भी आपको उस वजह से उतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो वो अमाउंट भी काफी छोटा होता होगा, आई फील 5,000 10,000 मैक्सिमम जाता होगा आपका साल भर में। जी जी जी। हाँ, तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इशू कभी फेस करना पड़ेगा। फिर भी सेफर साइड के लिए या तो आप उसको बैंक में अपना लेने लग जाइए, उसको कैश में मत लीजिए, तो क्या वो आपके बैंक स्टेटमेंट्स में दिख जाएगा, तो आपको आपका कंसल्टेंट पूछ लेगा कि ये इनकम क्यों है और वो उसको अपने आप ही कंसिडर कर लेगा। या फिर अगर कैश में ही आ रही है कोई रीजन से तो उसे आप नोटिंग कर सकते हैं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, जैसे कि खाते में जो पैसा आएगा, अपने सैलरी अकाउंट में जो पैसा गिरता है या कोई और अकाउंट है वहां पैसा गिरता है, तो वो तो इनकम में दिखता ही है। केश जो होता है, तो केश को जैसे बहुत सारे लोग नहीं बताते या केश को अपन जैसे इंक्लूड नहीं करते, जैसे आपने कहा कि अलग से नोट करके देखें, तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कैसे वेरीफाई कर पाता होगा? कैश में बहुत लोग नहीं, पैसे इधर उधर से लोग अर्न करते हैं, सैलरी वाले भी करते हैं, तो वो तो इनकम टैक्स विभाग उसको ट्रेस कर सकता है। सर देखिए, जैसे जो आपका इनकम है वो कहीं ना कहीं किसी का एक्सपेंस होता है, वो उस एक्सपेंस का बेनिफिट कहीं ना कहीं ले रहा होता है। कॉलेज कमला देवी राठी कॉलेज कहता होगा कि मैंने आज की डेट में ये इन्विजिलेशन के एक्सपेंसेस अपने इन टीचर्स को दिए। कभी अगर देवी राठी कॉलेज का नाम आ गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया आपने ये कौन से टीचर्स को दिया, दिखाओ, और फिर और आगे की इन्वेस्टिगेशन में निकला कि उन टीचर्स ने तो वो पैसे दिखाए ही नहीं अपने इनकम में, तो कमला देवी राठी कॉलेज भी फंसेगा और वो सारे टीचर्स फंसेंगे जिन्होंने वो इनकम को नहीं दिखाया है। तो ये एक फ्लो होता है इनकम का कि किसी की इनकम किसी का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का बेनिफिट जब मिल रहा है तो इनकम तो दिखाना पड़ेगा। जी एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन मेरा था जी, नीता मैम बोलिए। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस के बारे में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं पाई, मैं थोड़ा सा क्लियर करेंगी क्या उसको? जी क्योंकि हम तो इसमें ट्यूशन फी का हम लोग बेनिफिट लेते हैं। मैम जो ट्यूशन फीस आप बोल रही हैं ना, वो 80C में डिडक्शन मिलता है, वो आपको आगे के डिस्कशंस पे कहीं ना कहीं आएगा आई सपोज। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो अगर फॉर्म 16 में स्पेसिफिकली आपके एम्प्लॉयर ने बोल के दिया है कि इस सैलरी में से इतना पैसा जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तरफ है, तो ही वो आपको मिलेगा। जैसे कि आपको फॉर्म 16 में लिखा हुआ मिला कि 5,000 रुपए जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इनको मिला है,
फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि अलाउंस आपको कितना मिलेगा। सपोजिंगली 2 बच्चे हैं तो 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपए इंटू 2 2400 रुपए, तो 5000 में से आपके 2400 रुपए जो है वो अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 2600 रुपए जो है वो आपका टैक्स हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि फॉर्म 16 में आपका अलाउंस का नाम लिखा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक सैलरी दिख रहा है और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो फर्क नहीं पड़ता, टैक्स को फॉर्म 16 से मायने रखता है। या जो आपकी सैलरी स्लिप है, अगर आपका टीडीएस नहीं कटता और फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो जो आपकी सैलरी स्लिप है उसमें वो बाइफरकेशन होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून लक्ष्मण जी, बताइए। Ma'am, I am having. I've raised my hand, मैम। मैंने एक अपना हैंड रेज किया था। जी जी, So, ma'am, you should ask. मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मैडम ये लक्ष्मण जी को पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे क्या पहले? पहले आप लक्ष्मण जी, पूछ फिर मैं लीजिए। गचा। लक्ष्मण जी क्या पूछ रहे हो? सर पहले हरप्रीत मैम पूछ ले रही है, फिर मैं पूछ लूंगा, नो प्रॉब्लम। मैडम जी हरप्रीत मैम बोलिए। एक्चुअली क्या मैंने आई हैव रेज्ड माय हैंड काफी देर से मैंने किया हुआ था। कोई बात नहीं, हरप्रीत मैम पूछिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर आपका बच्चा थोड़ा हैंडीकैप्ड है ना जी, एंड या फिर स्पैस्टिक है फॉर दैट टू बी स्पेसिफिक, तो आपको इनकम टैक्स में कोई उसकी छूट मिलती है? जी मैम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U है जो कि आपको मिलता है डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए। उसके कुछ कंडीशंस है जो कि स्पेसिफिक क्राइटेरियाज एंड कंडीशंस उसमें दिए गए हैं, आपको उसको एक बार रेफर करना होगा। ये डिडक्शंस मुझे नहीं पता कौन आपका सेशन ले रहा है, बट पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं कवर होगा, तो उस समय पे आप और डिटेल डिस्कशन उस पर कर सकते हैं। वैसे डिसेबिलिटी के लिए है, फैमिली मेंबर अगर कोई भी डिसेबल्ड है और उसकी तरफ आप कोई एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, डिपेंडेंट है, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई डिडक्शन दिया जाता है। करीबन 75,000 और 1 लाख रुपीस का मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट एंड सच अभी पहले इनिशियली से रहता है। अब स्पेसिफिक की कोई एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है ना? तो इन दैट केस सबसे ये है कि ही इज डिपेंडेंट, ही और शी, वो बच्चा डिपेंडेंट है हम पे फॉर एवरीथिंग, राइट? तो इन दैट केस कोई छूट मिल सकती है? मैं वही बता रही हूँ मैम कि 80U का जो आपका डिडक्शन है वही आपको एक छूट देता है, उसके अलावा कोई और छूट मेरी जानकारी में तो नहीं है डिडक्शंस के कैटेगरी में। अगर एम्प्लॉयर भी आपको कोई अलग सा अलाउंस दे रहा है उस वजह से, तो फिर हमारे जो मैंने आपको अभी डिडक्शंस वगैरह डिस्कस किए वो प्ले में आएंगे। बट जो आप कह रहे हैं वो एक जनरल डिडक्शन की बात कर रहे हैं, वो फुल इनकम के ऊपर में एक डिडक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो आपको और आगे के सेशंस में कहीं ना कहीं कवर होगा। लाली मैम कहाँ पे कवर हो रहा है, वो कौन से दिन है, वो मैम को बता दीजिए प्लीज। मैम वो संडे के दिन होगा, प्रवीण श्रीवास्तव सर जो है उस बारे में हाईलाइट करेंगे मैम, मेन डिडक्शंस वाला जो। तो उसमें क्या है, अगर आप शर्मा मैम उनको एक हिंट दे देंगे तो हरप्रीत मैम को और इजी हो जाएगा। जो फैकल्टी है उनको आप बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल क्वेश्चन बता दीजिए। थैंक यू। ओके लक्ष्मण जी। जी लक्ष्मण जी। Once again, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, we people are although believing from teaching faculty, but we are having different class. Some are in government teacher, and some are private teacher. And definitely those who are working in private colleges, they are having less income. So ma'am, actually what happened as far as valuation is copy is concerned, तो जो हम कॉपी करते हैं वैल्यूएशन, उसमें क्या होता है 15 रुपए पर कॉपी का मिलता है और 50,000 की लिमिट होती है, बट उसमें एक सर आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई, मैं सुन नहीं पाई, क्या आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज? लक्ष्मण सर आपकी आवाज। थोड़ा सा वेदर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। जी उनका शायद इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, हाँ फ्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी बारिश होने की स्थिति आ गई है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लक्ष्मण जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं उससे बाद में भी टेकअप कर सकती हूँ। दीपिका मैम। लक्ष्मण सर आ तो रहे हैं। सर आप सुन पा रहे हैं हमें लक्ष्मण सर? यस मैम।
जी Yes, जी ma'am. बताइए आप कि 15 रुपए पर कॉपी के हिसाब से आपको मिलता है, उसके आगे मैं नहीं जी सुन जी पाई। जी ओके, नो प्रॉब्लम मैम। देखिए क्या होता है ना, 30,000 के बाद जो होता है ना, 30,000 के बाद का जो वैल्यूएशन होता है उसमें क्या होता है, अगर आपका जो पैसे 30,000 से ज्यादा बन रहे तो आपका फिर क्या होता है, पूरे वैल्यूएशन का 10% टीडीएस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी काट के देती है। तो अगर सपोज किसी की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है और 10% वहां डिडक्ट तो होना ही है, ठीक है, फिर जब वो अपने सीए के पास आके वो फाइल करता है तो क्या वो पैसा उसको वापस उसके अकाउंट में मिल पाएगा? जी तो लक्ष्मण जी आप ये कह रहे हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है और आपकी इनकम उतनी बनती ही नहीं है जिस पे आपको टैक्स देना है, जी बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या जी वो आपका रिफंड होगा? आपका ये क्वेश्चन है, राइट? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर आपका कभी भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपको उस पैसे का रिफंड Yes. चाहिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। आपने अपनी इनकम पूरी बता दी कि आपका इतना इतना इनकम होता है, सपोजिंगली 5 लाख की इनकम है, आजकल 5 लाख तक आपको कोई इनकम जी टैक्स नहीं देना पड़ता, तो 5 लाख के अंदर आपकी इनकम है, 0 टैक्स आ रहा है। अगर आपकी 10,000 रुपए सपोजिंगली आपने टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपए आफ्टर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आपको वापस आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आप बस एक चीज इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स है वो सही डला हुआ है आपकी प्रोफाइल में। वो आपके सीए भी ध्यान देंगे, आप भी ध्यान दे सकते हैं। अंडर सेक्शन 87A में जो लिमिट है वो इंक्रीज हुई है क्या मैम 12,500 से? 87A में जो रिलीफ है सर, आप उसकी बात कर रहे हैं, जो 5 लाख से ऊपर 5 लाख तक की इनकम पे Yes, टैक्स ma'am. जीरो करता है। जी 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 जी, उसके वजह से आपको इनकम टैक्स का अगर रिफंड आता है तो वो भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। श्वेता मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है, लक्ष्मण सर के जी, क्वेश्चन मैम। से कनेक्टेड ही है। अगर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि अगर हमको टैक्स लिमिट में नहीं आते हैं तो हम पहले से यूनिवर्सिटी को या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको इन्फॉर्म कर दें कि भाई हमारा टीडीएस ना काटा जाए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। जैसे बैंक में होता है, अपन इन्फॉर्म करते बैंक हैं। में आप फॉर्म 15G देते हैं, बिल्कुल मैम। तो आप का टीडीएस नहीं कटता। वैसे ही फॉर्म 15H भी होता है जो आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही एक फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है, जहां आपको इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो अप्रूवल देता है गिव आपके पुराने रिकॉर्ड्स को देख के कि हाँ आपका हर साल इनकम टैक्स इतना बनता ही नहीं है और आपका इस साल भी इनकम टैक्स इतना नहीं बनेगा, तो वो आपको पहले से एक अप्रूवल दे देता है, एक लेटर दे देता है। एच जो है वो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं जहाँ आपका टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। वैसे एम्प्लॉयर के केस में अगर मैं आपको एक पर्टिकुलरली बात बताऊं, तो अगर आप एम्प्लॉयर को अपना पूरा इनकम का डिटेल देते हैं अलोंग विद डिडक्शंस, तो एम्प्लॉयर को कोई फिक्स रेट ऑफ टैक्स पे डिडक्शन नहीं करना होता है, वो आपके सैलरी को देखते हुए ही टीडीएस काटता है। तो अगर आप अपने डिडक्शंस पूरा सही बताएंगे और अगर आपका एक्चुअल में सैलरी में कोई टीडीएस नहीं बन रहा होगा, तो आपके एम्प्लॉयर वैसे भी नहीं काट सकते। अगर आप दूसरी इनकम की बात, अदर रिसोर्सेज की बात करें, तो वहाँ 15H का मतलब लक्ष्मण सर चाहे मैडम तो 15H साइन करवा के यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं कि भाई मेरा टीडीएस ना काटा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो 15H भी दे सकते हैं और वैसे वो टीडीएस जो एचआर डिपार्टमेंट है वहां पे भी वो कह सकते हैं कि मेरा नहीं बनता है, तो कंप्यूट कर लीजिए, आप वहां पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो मैडम। जी उमा जी। जी उमा जी। मैं ये कहना चाह रही थी, आई एम प्रोफेसर उमा गोले, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर। मैम जैसे हम लोग, जैसे मैडम का कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है हमारे से भी, जैसे हमारे क्वेश्चंस पेपर्स या हमने आंसर बुक वगैरह चेक करी तो हमारे को रेमुनरेशन मिलता है, ठीक है जी। तो रेमुनरेशन मिलने के पहले भी उसमें डिडक्शन होता है 3%, फिर हमारी सैलरी में जाती है वो। आजकल तो सैलरी से हो गया ना, मतलब अकाउंट पे हो गया ना, अकाउंट, और फिर हम इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसा क्यों? मैम 3% जो आपका डिडक्ट होता है वो किस रीजन से डिडक्ट होता है, आप कुछ बता पाएंगे? ये ऐसा कुछ भी नहीं मालूम मैडम। वो मेरे ख्याल से वो एजुकेशन वेलफेयर में कुछ कटता है, वो इनकम टैक्स का नहीं है वो।
जी जी, क्योंकि इनकम टैक्स में आपका 3% कहीं से भी डिडक्शन का कोई वो नहीं है। नहीं है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, हमको कुछ knowledge होना चाहिए ना, किस पर्पज से हम उसको यूज करें। मैम वो आपको जो जैसे वो अपन बता सकते हैं, मैं आपको इनकम टैक्स का बता सकती हूँ कि जो 3% आप जिसकी बात करें, इनकम टैक्स में कहीं पे भी वो 3% की कहीं कोई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जो आपका डिडक्शन कर रहे हैं कि ये 3% आप किस लिए काट रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी वेलफेयर फंड है मैम। एक और कुछ तो वो यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए वो फंड एक क्रिएट करते होंगे, इसको वो यूज करते होंगे यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी तक हमारे कितने साल हो गए, हमको ये नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स में ये फंड अगर है जा रहा 3%, तो वो किस मद में जा रहा है और खर्चा हो रहा है ये। मैम शायद वो बिल्डिंग बनाने के लिए या मेंटेनेंस के लिए, या जो आप लोगों को बोनस वगैरह मिलता है उसमें कभी यूज होता होगा। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो मैम आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं और उनसे आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ पैसा जाता है। नहीं, अब करना होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये नॉलेज होना चाहिए था, बाकी तो क्लियर है, नो डाउट, है ना। थैंक यू मैम, है ना। थैंक यू मैम। Madam, what are the other tax planning with respect to salary income? You have told one of HRA, but apart from it, what are the other tax planning with respect to salary income? मैम बहुत सारे आपको डिडक्शंस जो है वो मिलते हैं सैलरीड केसेस में। ऑल्सो जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वगैरह का हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई टैक्स प्लानिंग करनी है तो आप अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं ATC ATD वगैरह में, जो अगेन संडे को शायद आपकी उस पर सेशन है, वहाँ पे आप और डिस्कस कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलता है, वो बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है जहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपना सेविंग्स भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं पैसे। उसके अलावा तो मैम बस यही है, मेन आपका जो है HRA में ही आपकी सेविंग्स हो सकती है। ओके, थैंक यू मैम। जी मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था मैम, जगन्नाथ जी। जगत जी बताइए। मैम मैं जोमेटो में काम करता हूँ, तो जो हम लोग का सप्ताह में पेमेंट बनता है उसमें TDS कटता है, तो जो उसको TDS का जो पैसा है उसको साल में निकालवाना, जो TDS का पैसा है उसको साल में क्या बोले, लास्ट का आपका वॉइस ब्रेक हो गया। उसको निकलवाना है मैडम, TDS का जो पैसा है, तो उसको कैसे निकालेंगे वही पूछना था। सर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं ना, उसमें आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आप कोई भी CA को बोल के अपना रिटर्न फाइल करवाइए, जमा हुआ है वो उस साल के आखिरी में आपको मिल जाएगा रिफंड के थ्रू। इवन इफ आपकी इनकम कम है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। जी CA के पास जाके ना। जी CA से करवाइए सर, ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, वरना आप कुछ और डाल देंगे, रिफंड हो सकता है मिलने की जगह आपको कुछ ना कुछ पैसा डिमांड में निकाल के दे दे इनकम टैक्स गवर्नमेंट। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, कांग्रेचुलेशन मैम आपको एक अच्छे लाजवाब सेशंस के लिए। मैम आपको भी थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू हियर मी? जी मनोज जी। जी मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है। फॉर्म 16 जो ऑनलाइन जनरेट होता है आजकल रिसेंट में, जी उसमें कुछ गलती हो गई, तो क्या फॉर्म 16 को अमेंडमेंट किया जा सकता है, फिर से अमेंडेड हो सकता है? सर फॉर्म 16 जो होता है वो जी फॉर्म 16 जो जनरेट होता है वो एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने TDS रिटर्न्स के थ्रू जनरेट करता है। तो अगर आपके फॉर्म 16 में कोई गलती है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो अपने TDS के रिटर्न्स को जो है वो अमेंड करेंगे, उसी में आपका रेक्टिफिकेशन हो पाएगा। उसे आप नहीं कर सकते, आपका एम्प्लॉयर कर पाएगा। वो अमेंड करने के लिए लिमिट क्या है? टाइम लिमिट?
सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई, तो जाता मैं थोड़ा सा म्यूट करेंगे आप अपने वॉइस को। मैम फॉर्म 16 को रिवाइज करने के लिए कोई जी, टाइम मैम। लिमिट है क्या? नहीं सर, वैसे तो टाइम लिमिट नहीं है, बट एक बार मेरे ख्याल से हाँ, फॉर्म 16 को अमेंड करने के लिए कोई टाइम नहीं है, बस अब उनको अपना पूरा रिटर्न जो है टीडीएस का वो रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो फॉर्म 16 वापस से रिवाइज कर पाएंगे। मतलब पहले वो टीडीएस रिटर्न रिवाइज करें, बाद वो फॉर्म 16 वापस से जनरेट होगा। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मैम। हैव अ गुड डे मैम। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। मैम ज्यादातर प्रॉब्लम टीडीएस से रिलेटेड है कॉलेज में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जी। टीडीएस से रिलेटेड है। सैलरी पर जो टीडीएस है उसको कब तक जी, जमा जी। करना है, कितने परसेंट टीडीएस काटना है सैलरी पे। एम्प्लॉय जो है यदि 5 लाख से कम इनकम वाले को डिडक्टिव को काटना है क्या डीडीओ, यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैम। जी जी, तो सर जो आप में जो भी टीडीएस कैलकुलेशन करते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा टीडीएस दे के डिडक्ट करे, जहां जरूरत नहीं हो वहां टीडीएस डिडक्ट ही ना करे, ताकि टीचर्स को ये टीडीएस रिफंड लेने की प्रॉब्लम ही ना आए। एक फीडबैक आप उन्हें दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके मैम, प्लीज, थैंक यू, हैव अ गुड डे मैम। ओके सर, यू टू सर। हेलो, और किसी की कोई क्वेरी? आई थिंक मैम, श्वेता मैडम, आपसे जितना जो बोलना चाहिए ना, सब ने अपना अपना समस्या का समाधान कर लिया है। और देखिए अब ऑडियंस एकदम शांत हो गई है, क्योंकि पूरी जो प्रॉब्लम, अरे मैडम काम आप खुद देख लीजिए, सबके प्रॉब्लम्स थी वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस आने लगे, और उससे महसूस होता है कि हाँ भाई, हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो एक्टिवली मतलब सुन भी रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वेट भी किया। मैं आज के कार्यक्रम के लिए हमारी प्राचार्य मैडम, हमारे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्री श्वेता जैन मैडम, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें समय दिया, और हमारे इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जो है हमारे प्रतिभागियों को दी। और मैडम का सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अगर हम कोई प्रोग्राम कराते हैं तो श्वेता मैम उसमें हमको सपोर्ट करेंगी। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मैं हमारे बसंत सोनबेर सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए मेरा सहयोग किया, उन सबके मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे प्रतिभागी जो इतने धैर्य के साथ इतने समय तक के सीरियसली जो है, मतलब बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा सीरियस भी है, क्योंकि लॉ से जुड़ा हुआ है, उसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना और अपनी समस्या का समाधान किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनके धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे तकनीकी सहायक गोविंद निषाद जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारी मदद की। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। बसंत सोनबेर सर, कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दीजिए। जी, मैं अंत में आदरणीय श्वेता जैन मैडम को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ऑडियंस हैं, जो प्रतिभागी हैं जुड़े हुए, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अभी प्रतिदिन आपको निर्धारित समय पर जुड़ना है। श्वेता मैडम जैसे और भी बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है वो हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं आगे के 5 दिनों में। और अंत में हमारी प्राचार्य मैडम के निर्देशानुसार मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं, और अंत में लाली मैडम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और लगातार नए आइडिया लेकर वो आती हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम, और पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ ही धन्यवाद मैम। Great work by the whole team. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Okay.